नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम मैथ 2 का एक और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि होगा क्विज 2 का। और इसकी डेट आप देख सकते हैं, ये है मार्च 2022 का पीवाईक्यू है। मार्च 2022 का है ये क्वेश्चन पेपर और इसे हम सॉल्व करेंगे। पैटर्न वही रहेगा, मैं थोड़ा सा पॉज दूंगा, वीडियो रोक के खुद से ट्राई करना, अगर खुद से ट्राई हो पाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर हम सोल्यूशन देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना कोई समय गवाए चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ टू वाले पेज पे चलते हैं। हम्म, और वीडियो और भाई अगर कोशिश अच्छी लग रही है मेरी, तो सही लग रही है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और थोड़ा अपने प्यारे कमेंट्स डाल दिया करिए, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो ये है सेमेस्टर 2 मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर। और ज़्यादा कुछ लिखा नहीं बारे में। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं। बहुत ही इजी यार, 6 क्वेश्चन है, मात्र 6 क्वेश्चन। उसमें से भी एक ये यस नो वाला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। ऐसा आएगा मक्खन की तरह एकदम टॉप करके आना, एस ग्रेड। ओके, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। आधे घंटे के अंदर पेपर निपटा देना, आधे घंटे के अंदर टारगेट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन करा है कि लेट ए बी ए 3x2 नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन जीरो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स है, 3x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डाटा गिवन द क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक, रैंक की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू रैंक क्या होगी? अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो मिनिमम तो होगी। 3x2 का मतलब कैसे हो गया? 3x2 का मतलब ऐसा होगा। ठीक है, मैट्रिक्स, तो मिनिमम रैंक तो एक होनी ही होनी है। अगर नॉन जीरो है तो एक तो रैंक होगी ही होगी। ओके, तो मिनिमम रैंक इज 1। ओके, और कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नलिटी, मैक्सिमम नलिटी कितनी हो सकती है? अब हम देखते हैं कि n के बराबर रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू n होता है। आप इससे भी देख सकते हैं कि रैंक एक हो गया तो नलिटी के लिए बस एक ही जगह बची है, तो मैक्सिमम नलिटी एक हो सकती है, 0 या 1। तो मैक्सिमम नलिटी भी एक हो सकती है। ओके, तो मैक्सिमम नलिटी हो गई आल्सो 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पिछले वाले जब हमने सॉल्व किया था, आंसर भी दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो पिछले वाले में हमने जब सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो वैसा ही क्वेश्चन है, 4 कंडीशन दी हुई हैं और ये इनर प्रोडक्ट का स्पेस का क्वेश्चन है। और ये दिया हुआ है एक डेफिनेशन दी हुई इनर प्रोडक्ट स्पेस की, ये कि दो वेक्टर हैं x1 y1 एंड x2 y2। तो ये हो जाता है 2x1 x2 प्लस 3y1 y2। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो भाई मेरे, जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है x1 x2 प्लस y1 y2। यही फॉर्मेट तो होता है। और इसमें क्या लिखा गया? इसमें सिर्फ उसमें 2 और 3 स्केलर ऐड कर दिया गया, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव साइन वाला तो कोई कष्ट देता नहीं है, कष्ट तो निगेटिव साइन वाला देता है। और फॉर्मेट जो है मल्टीप्लीकेशन का वही है, x1 x2 एंड y1 y2। तो ये तो लगभग चारों फुलफिल करेंगे। पहला कंडीशन है कि अगर खुद का खुद के साथ करें तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो से ज्यादा होगा, ओनली जीरो वेक्टर गिव जीरो। तो वो हम देख सकते हैं, जब खुद का खुद से होगा तो x1 स्क्वायर हो जाएगा और y1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। सेकंड वाला कह रहा है कि बाइलिनियरिटी वाली कंडीशन है, v1 प्लस, जो सारे कंडीशन फुलफिल करेगा क्योंकि सेम फॉर्मेट है ना, x1 x2 प्लस y1 y2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और ये जो है उसमें स्केलर कर दिया 2 और 3, तो ये तो सारे कंडीशन फुलफिल करेंगे, आप चेक कर लेना। आंख बंद करके टिक करो, आगे बढ़ो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर निपटा दो सही आंसर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ टिक किया करो, डाउट में नहीं। ओके, चलो इससे भी बात आई तो थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको एग्जाम टिप्स बता देता हूँ। मैंने पहले वाले वीडियोस में भी कवर किए हैं, जब मैं पीआईक्यूज की सॉल्व करता हूँ। तो एग्जाम में दोस्तों, जब एक बार आप क्वेश्चन कर लो, कॉन्फिडेंट हो लो, जब आपके पास टाइम है तो आप उसको रीचेक करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि रीचेक के दौरान आप जो है, जब आप चेक करते हो तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन पैलेट है और यहाँ पर एक उसमें नंबर होंगे, क्वेश्चन पैलेट जिसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा नंबर। तो अगर आपको इस एरिया में जहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो नेक्स्ट वगैरह पे कहीं पे क्लिक मत करो। मैं बता रहा हूँ, कहीं पे क्लिक मत करो। बहुत ही सिस्टम कभी कभी बहुत खराब होता है, माउस खराब होता है, उस वजह से आप कहीं क्लिक करे और आपका ऑप्शन कहीं गलत सेलेक्ट होगा और आपने सबमिट कर दिया तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, भले ही आपने उसको सही सेलेक्ट किया होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर पे सेलेक्ट करके जाओ, यहाँ पे 3 4 जो भी क्वेश्चन नंबर लिखा है इस पे सेलेक्ट करके उस क्वेश्चन पे जाओ। इस एरिया में, वर्किंग एरिया में आप कहीं क्लिक मत करो। एक बार आपका सब कुछ सेलेक्ट हो जाने के बाद, सही से आंसर हो जाने के बाद, आप यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस मत करो। आपको जहाँ भी जाना है यहाँ से चेक करके
आप उसको रिव्यू करो। नंबर एक टिप्स है एग्जाम के लिए। सेकंड टिप्स है एग्जाम के लिए कि जो है जब आप रफ कॉपी पे रफ कर रहे हो तो रफ को भी रफ की तरह मत करो, उसको भी फेयर करो, सो दैट अगर बीच में कहीं कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, अटक गए, आप उसको ड्रॉप करके दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हो, तो आपको फेयर कैलकुलेशन आपकी दिखनी चाहिए, जिससे कि आपको जब अगेन उस क्वेश्चन को शुरू करो करना, तो आपको ये नहीं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट को जितना आपने कर चुके थे उसके आगे आप देख करके कहाँ से कहाँ किया है उसके आगे आप आगे बढ़ सको। सेकंड चीज, अगर आपने बढ़िया से फेयर रफ वर्क भी आपने बढ़िया से किया है, नंबरिंग डाल के क्वेश्चन का पहला का नंबर दूसरा का नंबर डाल के आप सारे कैलकुलेशन की हो, तो जब आप रिव्यू करोगे रीचेक करोगे तो आपको देख पाओगे, मैच कर पाओगे कि आपने सारे सही किए या नहीं किए। अगर आप पूरा ऐसा गूढ़ा गणित ऐसे ऐसे करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है नहीं किया और फिर से अगर आपको रीचेक करना हो तो आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे 2-3 पॉइंट जब भी दिमाग में आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेट एस। ओके, ये एस है सेट, 3 वेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू फॉर एस? पहला कह रहा है द कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ R3। R3 में के बेसिस में कितने एलिमेंट होते हैं बाबा? R3 के बेसिस में 3 एलिमेंट होते हैं और इसमें कितनी कार्डिनलिटी है? ये भी 1 2 3 है। भाई इतनी इजी क्वेश्चन आ जाए, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, इतना इजी क्वेश्चन। एस इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको RREF लगाना होगा और चेक करना होगा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। पाइवोट एंट्री तीनों मिल जाएगी तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कर लो, कर लो, क्या मतलब क्या है ये है 1 और 1, इसको कॉलम फॉर्म में लिख लो। ये है -2, ये है 1 1 और है 0 और 1 और -1। तो क्या करेंगे? पहले पहले हम करते हैं R3 माइनस R2। R3 माइनस R2 कर दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये हो जाएगा -2। ओके, ये हो जाएगा -2। फिर कर देते हैं R3 डिवाइडेड -2 कर दो, चलो इसको 1 कर लिया अब, ठीक। ओके, अब हम कर देते हैं R2 माइनस R3 कर दो, इसको 0 कर दो। अरे हो जा, ये 0 हो गया, ठीक। अब ये 2 बच गए। अब क्या करेंगे? हम नेक्स्ट करेंगे R1 माइनस R2 कर दो, R1 माइनस R2 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो -3 हो गया। तो अब ये कर दो क्या कि R1 डिवाइडेड -3 कर दो, तो ये 1 हो गया, ठीक। अब क्या कर दो? इसमें भी 2 है, तो अब कर दो R2 माइनस R1 कर दो, तो ये 0 हो गया। तो अब आपको तीनों रो में पिवोट एंट्री मिल गया। अब ये ऊपर नीचे मिली है, आपको रो सफल करके आप इसको अरेंज कर सकते हो, बट मेन पर्पज आपका होना चाहिए कि तीनों रो में पिवोट एंट्री आपको मिल गई है, तो ये इंडिपेंडेंट सेट है, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, फिर कह रहा है एस स्पेंस R3 विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 3 बेसिस हैं और तीनों इंडिपेंडेंट हैं, और R3 के लिए हमें 3 ही बेसिस चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, तो यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से R3 को एक्सप्लोर करेगा, या R3 का बेसिस कहा जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है एस इज ए बेसिस ऑफ R3 विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एस स्पेंस R3, एस बेसिस ऑफ R3। अरे बाबा दोनों तो एक ही बात है, इतनी इजी इजी ऑप्शन देंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एस इज एन ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल सेट। 2 ऑप्शन हो रहे हैं, फटाक से चेक करते हैं। ऑर्थोगोनल के लिए क्या चाहिए? 2 का वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट। तो कर लो, ये 1 1 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 + 1 + 1, 0 हो गया, ठीक है। तो ये और ये 0 हो गया। अब ये और ये चेक कर लो, ये और ये चेक करने के लिए कर देते हैं -2 एंड 0 हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 हो जाएगा +1 एंड 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, ये भी 0 हो गया, ये और ये भी 0 हो गया। अब ये और ये चेक कर लो, तो हो जाएगा 0 + 1 -1, ये भी 0 हो रहा है। तो सब का इनर प्रोडक्ट 2 वेक्टर का 0 हो रहा है, तो ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनल तो है, ऑर्थोनॉर्मल है। इसका देखो खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 + 1 + 1 3 हो रहा है, तो √3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है इसका, तो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ है, तो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थो नॉर्मल पूछ रहा है, ये नहीं है, तो इतने ऑप्शन सही हो गए, बड़ा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट गिवन इन द सब क्वेश्चन आर ट्रू और फॉल्स। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि इफ ए आर बी इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स है,
then A into B and B into A are similar matrices, AB is similar to BA, ऐसा कह रहा है। ये चीज हमने थ्योरी वाले जब ये सिमिलर मैट्रिसेस वाला जो लेक्चर था उसमें कवर किया था, उसमें मैंने बताया था A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और तो इन्वर्टिबल हैं, मतलब उनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो ए बी और बी ए सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, आंख बंद करके टिक मारो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है एनी टू स्केलर मैट्रिसेस आर सिमिलर, हैं एनी टू स्केलर मैट्रिक्स सिमिलर हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है जैसे 4 4 4, ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो क्या सिमिलर होंगे, दोनों का ट्रेस अलग होगा, दोनों का डिटरमिनेंट अलग होगा, ये तो फॉल्स हो गया भाई, फॉल्स सही है, मतलब फॉल्स हो गया, तो फॉल्स यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। If a is similar to b, then a की पावर k is similar to the b की पावर k for any positive integer की। अरे बाबा ये भी तो हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल रटा रटा ये चीज है, ट्रू है, नो डाउट, उसमें लिखा है, सिंपल बुक में लिखा हुआ है सब लाइनें, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, if a and b are two 3 cross 3 matrices which are similar to each other, suppose the homogeneous system of linear equation ax is equal to 0 has a unique solution, then the homogeneous system of linear equation bx is equal to 0 has also a unique solution। देखो बाबा, इन दोनों का रैंक बराबर होगा, सिमिलर है, ठीक है, रैंक बराबर हो गया, और सब कुछ बराबर होगा, ट्रेस बराबर होगा, डिटरमिनेंट बराबर, सब कुछ बराबर होगा, सिमिलर है तो, और 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है दिया हुआ है, तो अगर ए के जो है यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ए में सारे डिटरमिनेंट जीरो है, तो बी का भी डिटरमिनेंट जीरो होगा, तो बी का भी यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल यार, इतना इजी क्वेश्चन आएगा यार तो छोटा बच्चा भी करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा हाँ ये लेंदी लग रहा है, बढ़िया देखते हैं। अनामिका, शुभाशीष एंड श्रेया pull together x, y and g amounts of money in thousand respectively every month. The sum is distributed across three accounts, A1, A2, A3 are x plus y plus z, z minus 2y and 2y minus z respectively. This can be thought of as a linear transformation। कहने का मतलब कर रहा है कि ये अनामिका, शुभाशीष और श्रेया तीन हैं जो x, y, z अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, इनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, तीन अकाउंट में A1 A2 A3 में ऐसे हो रहा है कि x प्लस वाई प्लस जी हो जा रहा है, फिर g माइनस 2y हो जा रहा है, फिर 2y माइनस जी हो जा रहा है, लाइक दैट। तो कहानी पर मत जाओ, कुल मिलाकर निचोड़ कहानी का ये है कि t हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 टू R3, और ये एक्स वाई जी को ऐसे कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक, बस इतना इसका निचोड़ है। कह रहा है कि ए नेगेटिव अमाउंट ऑफ मनी सिग्निफाइज द अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट्स, आंसर द सब क्वेश्चन। कहा पहला क्वेश्चन, which of the following vector spaces consist of vectors which could denote the amount of money deposited by Anamika, Subhasis and Shreya in a particular month such that in that month the amount deposited is zero in each of the account। मतलब कि उनका डिपोजिटेड अकाउंट अमाउंट जीरो था, तो कौन सा ये वेक्टर जो है उसको बताएगा, तो जीरो से मतलब आप समझ लो नल से, तो नल स्पेस आपको निकालना है इसका, नल स्पेस निकालना है, तो चलो निकालते हैं नल स्पेस। ओके, तो नल स्पेस कैसे निकालोगे, तो हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेंगे, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या हो जाएगा, ये 1 0 एंड 0, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 एंड 0 एंड 0। ओके, और इसको अगर आप बेसिस के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो कैसे होगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है तो वही चीज आएगी, 1 0 0 है तो 1 इंटू फर्स्ट बेसिस प्लस 0 इंटू सेकेंड बेसिस प्लस 0 इंटू थर्ड बेसिस, सेम आता है यही चीज। सेकेंड है, आप जब लेंगे सेकेंड बेसिस 0 1 0, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, y पार्ट 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 होगा और यहाँ पे 2 होगा। सेम वे इसका जब आप करोगे तो 1 एंड -2 एंड 2 ऐसे होता है, ठीक है। थर्ड होगा 0 0 1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, g पार्ट 1 है तो ये हो जाएगा 1 1 एंड -1, ओके, तो इसका भी वही चीज होगा 1 प्लस 1 एंड -1। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कॉलम बनेगी जो होगी 1 0 0, मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0
सेकेंड मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम होगा 1 -2 एंड 2, 1 -2 एंड 2। थर्ड कॉलम में आएगा 1 1 -1, 1 1 -1। तो करो इसका RREF लगाओ, क्या होगा? ये देखो -2 1 है, 2 -1 है, तो हम पहला काम करेंगे कि R3 + R2 कर दो, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। ठीक, नेक्स्ट काम करेंगे हम, इसको 1 बना देते हैं, R2 डिवाइडेड -2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/2। ओके, देन हम करेंगे R1 - R2, R1 - R2 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 एंड 1 -1/2 हो जाएगा, 1 + 1/2 ये हो जाएगा 3/2, 3/2। हमें 2 पिवोट एंट्री मिल गई। अब हम इसका नल स्पेस बनाएंगे। नल स्पेस में हमारा हो जाएगा x1 बराबर होगा x1 + 3/2 x3 = 0 होगा। नल स्पेस के लिए हम 0 का सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। नल स्पेस क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम में x = 0 का सोल्यूशन होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? x1 + 3/2 x3 = 0। सो x1 बराबर हो जाएगा -3/2 x3। और इसी तरीके से सेकंड वाली लाइन से x2 बराबर आ जाएगा +½ x3, यानी कि ½ x3। तो हम अगर नल स्पेस बनाना चाहें तो हमारे x1 पे हम लिखेंगे x3 को 1 मान लेते हैं, x3 को 1 मान लिया तो x1 हो जाएगा -3/2, या t मान लो, x3 को t मान लो तो -3/2t, और ये हो जाएगा 1/2t, और ये t -3/2t, 1/2t एंड t। ओके, आंसर में क्या दिया है? ओके, आंसर में 3 दिया है, ऑप्शन बाई 2 नहीं है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्केल कर दो। देखो वेक्टर है, बेसिस से आप इसको स्केलिंग करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -3t, और ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 2t, -3t, t और 2t। ओके, राइट, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द नलिटी। नलिटी क्या है? रैंक 2 और ये नलिटी 1 हो रहा है। क्या बच्चों टाइप क्वेश्चन है यार, नलिटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फाइंड आउट द रैंक। अरे बाबा, नलिटी 1 है, रैंक 2 होगा, इसमें क्या ही क्वेश्चन है यार। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ये 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है ये बताओ। तो 1 1 होने के लिए नलिटी 0 होनी चाहिए, नलिटी है यानी 1 1 नहीं है। ऑन 2 होने के लिए क्या चाहिए? ऑन 2 होने के लिए इसका रैंक = कोडोमेन का रैंक। कोडोमेन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है R3 to R3, और हमारा जो हमारा मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसकी रैंक है 2, और कोडोमेन की रैंक है 3, तो ऑन2 भी नहीं है, और नलिटी है तो इन2 भी नहीं है। तो इन नलिटी के लिए नलिटी 0, अरे 1 1 के लिए नलिटी 0 होना चाहिए, और ऑन2 के लिए कोडोमेन के बराबर होना चाहिए रैंक, तो वो नहीं है, तो नाइदर 1 1 और ऑन2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Which of the following matrices is the matrix representation of T with respect to the ordered basis this? Domain and standard order basis of R3 for the codomain. Wow, interesting. ये मजा आएगा क्वेश्चन करने में थोड़ा सा। मतलब यहाँ पर डोमेन की ये बेसिस दे दिया, और स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर R3 फॉर द कोडोमेन। चलो करते हैं 100 एक करने से पहले हम उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला है उसको उठा लेते हैं। यहाँ पे काम नहीं बनेगा इसका, कितना वो घूमेंगे हम। इसका ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला ही उठा लेते हैं यहाँ से। ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला को उठा लो, ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूला को यहाँ से उठा लिया। तो कहाँ था क्वेश्चन? यहाँ था, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके ओके, थोड़ा छोटा कर दें इसको। ओ नो 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 नो, ऐसा कहाँ भाग रहा है? छोटा करने के लिए बोला ना, ये बात। इधर आ जाओ। ठीक, ओके, चलो। मेरा पेन क्यों इतना धोखा देता है रे? ये अब पेन, हाँ, क्यों इतना गड़बड़ कर रहा है? 100 क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन? 100 का होगा, ये x1 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक, कोडोमेन साइड हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है, तो यही सीक्वेंस आएगी, हमें ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा है 110 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? x हमारा 1 है, y भी 1 है, तो x पहले हटाओ, इसको लिखो x1 है y1 है, तो ये हो जाएगा 2
यहाँ पे x नहीं है, y 1 है तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे y है तो 2। ठीक, तो इसका जब हम वो लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, मतलब हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है कोडोमेन के लिए, R3 के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है। आप इसमें देखो इसका डोमेन का दिया हुआ है और कोडोमेन स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस फॉर R3 और फॉर कोडोमेन। तो कोडोमेन साइड हम जब बेसिस में कन्वर्ट करेंगे तो वही पार्ट आएगा, फर्स्ट एंड 0 इंटू सेकेंड प्लस 0 इंटू थर्ड, और यहाँ पे भी आप करोगे तो ना आपको करने की जरूरत है, 2 इंटू फर्स्ट प्लस यहाँ -2 होगा सेकेंड वाला, -2 इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू थर्ड, तो यही आएगा सीक्वेंस। इसलिए वो पार्ट में थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ जब स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस की बात आती है। तो नेक्स्ट है 111 है। 111 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, पहला हो जाएगा 3, दूसरा में हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, 1 0 0 2 -2 2 एंड 3 -1 1, 1 2 3 -2 -1 2 1, ये आना चाहिए 1 2 3 -2 -1 एंड 2 1। देखो सेम है ना, वाह। और ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से मैथ के सारे क्वेश्चन हो गए क्विज 2 में 100 बाय 100। ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाह। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।